हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम अगेन ऑन निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सभी ठीक हैं और आप सबकी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और मुझे आशा है कि जो भी मैं ये सीरीज़ के थ्रू इकोनॉमिक सर्वे को जिस सिंप्लीफाइड मैनर में पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। किसी तरह का कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट इन कर सकते हैं। राइट, आज की ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आप वीडियो को देखने के बाद कवर करके जाएंगे। राइट, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो प्रीलिम्स में और मेंस से भी कंटेक्स्ट से इंपॉर्टेंट है। सो उनको हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल द चैप्टर नंबर 10 इज पावर। एंड पावर से सबसे पहले हम जो हमारी पावर सेक्टर बेसिकली आपको पता है हमारे हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा है। और मैक्सिमम आप देखेंगे कि जो एनर्जी की जो डिमांड पूरी होती है वो हाइड्रो पावर एनर्जी से ही होती है। और कितनी हमारी हिमाचल प्रदेश में पूरी टोटल हाइड्रो पोटेंशियल है वो जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट स्टेटस क्या है। और हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा वैसे भी एम्फेसाइज कर रहे हैं और सोलर पावर एनर्जी को भी हम जो है वो बाय द मीन्स ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो लेके आ रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ से एग्जामिनेशन से आपने यही लेके जानी है। यहाँ से एग्जाम से पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन में चीज़ें पूछी भी जा चुकी हैं ये। तो आपने ध्यान रखना है कि हमारी हिमाचल प्रदेश की गिव मी अ सेकेंड, टोटल जो पोटेंशियल है वो है 24,000 मेगावाट। ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए हमारी जो मेन 5 पेरेनियल रिवर्स हैं उनको हम हार्नेस कर सकते हैं, मतलब इस पोटेंशियल तक हम हार्नेस कर सकते हैं। इतना हम बिजली जो है वो क्या कर सकते हैं, जो है बना सकते हैं। 24,000 मेगावाट और एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ठीक है, देखिए अभी तक हम कितनी हार्नेस कर चुके हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिगर है ये 11,209 मेगावाट। ये सारे फैक्ट आप अच्छे से नोट कर लें क्योंकि ये चीजें जो है वो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। राइट, तो यहाँ पर और एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से टोटल जो भी हम हार्नेस कर रहे हैं इसमें से 7.6, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, 7.6 ये जो आपका डेटा है दिस वन 7.6% जो है वो हमारे पास इतना ही है। हमारी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के पास इस टोटल पोटेंशियल का, इस टोटल एनर्जी का जो हम हार्नेस कर चुके हैं 11,209 मेगावाट का सिर्फ 7.6% जो है हमारी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के पास है। ये डेटा भी आप यहां से अच्छे से नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, एंटाइटलमेंट इन प्रोजेक्ट्स जिसके थ्रू जो है वो अपनी रॉयल्टी ले रहा है। ठीक है, जो इक्विटी है उसके पास। ठीक है, तो वो क्या है कैसे है, देखिए जो पावर स्टेशन कैटेगरी इस तरह से जो सेंट्रल सेक्टर है हमारा, सेंट्रल सेक्टर स्टेशन है उनके साथ कितने मेगावाट पर जो है वो इक्विटी या जो रॉयल्टी वो ले रहा है, कितनी मेगावाट पे ले रहा है, 558 मेगावाट पे ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है हमारे पास सेंट्रल सेक्टर स्टेशन है, स्टेट सेक्टर स्टेशन है, शेयर जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं और रिस्पेक्टिव आपके पास मेगावाट है जिनके ऊपर वो इक्विटी या आप ये कह सकते हैं रॉयल्टी हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ले रही है। यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने वाली बात सिर्फ ये है कि जो टोटल सेलेबल पावर है तो वो 1426 मेगावाट के ऊपर जो है हम अभी रॉयल्टी ले रहे हैं, हम अपना रेवेन्यू बना रहे हैं, जो भी हमारी इक्विटी है उसके ऊपर हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और टोटल प्रोजेक्ट्स कितने हैं, 104 है। सिर्फ इतना आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिसके ऊपर रॉयल्टी और इक्विटी जो बना रही है वो इस मेगावाट पावर पे बना रही है और इतने प्रोजेक्ट्स के बना रही है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। उसके बाद बात आती है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। ये एक ऐसा बोर्ड है जो कब बना वो आपको पता होना चाहिए। इसका मेनली काम है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना, देखिए पावर को जनरेट करना भी है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे इसके अंदर जो कि पावर को जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करता है, मतलब ट्रांसमिशन करेगा और हर हाउस होल्ड जो भी हमारे हिमाचल प्रदेश में जितने भी घर हैं उन घरों तक बिजली पहुंचाने का काम ये बोर्ड कर रहा है। ठीक है, तो कब बना है और अभी रिसेंटली इसने कितनी मिलियन यूनिट्स जो है एनर्जी अभी जो है जनरेट की है, कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको यहाँ से नोट करने हैं। देखिए यहाँ पर 2157.46 मिलियन यूनिट्स, 2157.46 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो है क्या की है, जनरेट किया है इस पर्टिकुलर बोर्ड ने रिसेंटली। ठीक है, 2022-23 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये फैक्ट आपने एग्जामिनेशन से नोट कर लेना है अच्छे से। और साथ में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उसे कंस्टिट्यूट किया गया था 1 सितंबर 1971। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, अंडर दी प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज एक्ट 1948 एंड आल्सो हैज बीन रीऑर्गेनाइज्ड एज हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, तो यहाँ पे चीज जो मेन है वो कि कितनी अभी इस फाइनेंशियल ईयर में कितना इस बोर्ड ने एनर्जी जनरेट की और साथ में कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा किस जिले से ये एनर्जी जो है बना रहा है, तो जो एनर्जी जो जनरेट ये कर रहा है सबसे ऊपर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार प्रीलिम्स में हो सकता है पूछ लिया जाए। और उसके बाद साथ जो नेक्स्ट जिला आता है वो है किन्नौर, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। तो ये मंडी और किन्नौर एक ऐसे दो जिले हैं जहां से ये बोर्ड जो है, ये कॉर्पोरेशन जो है, ये बोर्ड जो है आपके पास क्या कर रहा है, एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी यहाँ से जनरेट कर रहा है इन जिलों से। ठीक है, और रेवेन्यू देखिए गवर्नमेंट ऑफ एचपी हैज अर्न्ड रेवेन्यू ऑफ 1434 करोड़, अभी अभी रिसेंटली 1434 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है, इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ ईयर 2023-2024। ये फैक्ट भी आप अच्छे से नोट कर ले। ठीक है, और कह रहे हैं कि इतना एंटिसिपेटेड है। अगर हम मार्च 2024 तक की बात करते हैं, ये तो जो कह रहा है कि 1434 करोड़ ये दिसंबर 2023 तक था, और अगर हम पूरे मार्च 2024 तक की बात करें तो एडिशनल 245 करोड़ और ऐड हो जाएगा, ये एंटिसिपेट कर रहा है। फिलहाल आपने जस्ट हल्का सा ये जो फिगर है कि कितना रेवेन्यू जनरेट किया गवर्नमेंट ऑफ एचपी ने, तो वो आप थोड़ा यहाँ पे नोट कर लें। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, जो कुछ आईटी इनिशिएटिव है। देखिए इस कॉर्पोरेशन ने, इस बोर्ड ने क्या किया है कि अब डिजिटलाइज कर दिया है। जैसे मैक्सिमम अब जो बिल पेमेंट्स वगैरह होती है वो ऑनलाइन होती है, डिजिटल माध्यम से होती है। लोक मित्र केंद्र में जाके आप जो है वो बिजली का बिल भर सकते हैं। एक कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए अलग से सेपरेट पोर्टल बनाया गया है, डेडिकेटेड कंज्यूमर पोर्टल जो है वो बनाया गया है। तो काफी कुछ जो है प्रयास किए गए हैं ताकि लोगों को जो है वो अनइंटरप्टेड सप्लाई भी मिलती रहे, किसी तरह की कोई शिकायत है वो शिकायत भी ऑनलाइन माध्यम से जो है दर्ज की जा सके। तो ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, और ये कह रहे हैं कि टोटल ये 24/7 पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है पूरे हमारे हिमाचल प्रदेश के हाउस होल्ड्स में, और जिसमें से 27 लाख ऐसे कंज्यूमर हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और जिसमें से 17 लाख ऐसे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं जिनका जो मंथली कंजप्शन जो थी वो 125 यूनिट से कम थी, और उनका जो बिल आया इलेक्ट्रिसिटी बिल वो 0 आया। ठीक है, तो टोटल 27 लाख कंज्यूमर्स हैं, और उसमें से 17 लाख ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं जिनका बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 0 आया, ये कह रहे हैं। और लेटर ऑन बाकी सब चीजें मैंने आपको बता दी, तो इस तरह की कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उसके भी अंडर है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां से ये रेवेन्यू बना भी रहा है। ये इसका काम क्या करना है, इसका काम भी एक तरह से पावर जनरेट करना है, राइट। और मतलब मैक्सिमम जो हमारी हाइड्रो एनर्जी है उसको क्या करना है, यूटिलाइज करना है, उसको जो है वो हार्नेस करना है। तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ, 2 दिसंबर 2006 में अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, and it has a task with planning, promoting and coordinating with all aspects of hydroelectric power production। तो देखिए ये जो आपने ये जो ईयर है ये ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए ये बता रहा है कि अभी जो मेन प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके अंडर जो चल रहे हैं, टोटल जनरेशन कितनी है, 775.23 मिलियन यूनिट्स की है 4 प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन दी फाइनेंशियल ईयर 2023-24। थोड़ा बहुत आपने ध्यान रखना है, रेवेन्यू का भी ध्यान रखना है। रेवेन्यू कितना लिया है, 256 करोड़ तक का रेवेन्यू इसने बनाया है, और इतनी मिलियन यूनिट्स जो है वो इसने जनरेट की है इन दी फाइनेंशियल ईयर। अब जैसे हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का भी हमने यही फैक्ट्स कुछ पढ़े, तो वैसे ही आपने इस कॉर्पोरेशन के भी पढ़ लेने हैं। ठीक है, फाइन। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं, और ये आपको पता ही होना चाहिए। जिनके ऊपर अभी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है काम कर रहा है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन जो भी कुछ तो हैं जो रेवेन्यू बना रहे हैं, और कुछ ऐसे मैक्सिमम ऐसे हैं जो भी अपनी एग्जीक्यूशन स्टेज पे है अभी, मतलब उन्होंने रेवेन्यू बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें जो एग्जामिनेशन से नोट करने वाली है। एक तो इन प्रोजेक्ट्स का जो पोटेंशियल है, कैपेसिटी है कितनी है, और किस रिवर में ये बने हुए हैं, और कौन से रिवर बेसिन में आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे डायग्राम, बड़ा अच्छी सी टेबल जो मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाया है ना, ये बहुत सारी चीजें आपको क्लियर कर देगा। हालांकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी कुछ इस तरह से चीजें नहीं दी गई हैं, तो आपको मैंने थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। इंटीग्रेटेड कशांक ये प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड कशांक। देखिए कशांक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर सतलुज। तो ये चीजें तो हमें वैसे भी, अगर हम जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं, हम हिमाचल जीके की बात करते हैं, जब हम रिवर्स को पढ़ते हैं तो कशांक नदी को भी पढ़ते हैं। ये कशांक नदी कहाँ पे है, किन्नौर में है। पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि इंटीग्रेटेड कशांक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस जिले में है, तो किन्नौर में है। ठीक है, 243 मेगावाट का है ये रिवर कशांक, और ट्रिब्यूटरी है सतलुज की।
साबरा कुड्डू के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, एचएस में पूछा जा चुका है। 111 मेगावाट का है, कौन सी नदी पे है? पब्बर पे है। और पब्बर ही क्या है इसका रिवर बेसिन, आप यमुना भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना कि पब्बर टॉन्स में मिलती है, टॉन्स फर्दर जो है आपकी यमुना में मिलती है, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ चीजें जो है वो, ये जो मेगावाट वाला पार्ट है ये भी ध्यान रखना, साबरा कुड्डू, ठीक है, कितनी इसकी पोटेंशियल है? 111 मेगावाट। एग्जाम में पूछा जा चुका है। साबरा कुड्डू कौन से जिले में आएगा अगर पूछा जाए? दैट इज डिस्ट्रिक्ट शिमला, डिस्ट्रिक्ट शिमला। सैंज डिस्ट्रिक्ट कुल्लू 100 मेगावाट का है। सैंज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर ब्यास, यहाँ पे ब्यास हम लिख सकते हैं। ब्यास में मिलती है सैंज नदी, ठीक है। कहाँ मिलती है? लारजी में मिलती है। यहाँ से कुछ ज्योग्राफिकल भी कुछ फैक्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। सैंज कहाँ मिलती है? आपकी ब्यास में, दैट इज एट लारजी, ठीक है। और लारजी में ही आपकी तीर्थन भी मिलती है। नेक्स्ट है शोंगतोंग खर्चम, इसके बारे में भी एचएस आई थिंक 2017 या 16 में पूछा गया था कि कितनी इसकी पोटेंशियल है। 450 मेगावाट का है। और भी आई थिंक ये रिपीट हुए हैं, ठीक है, ये प्रोजेक्ट इनके बारे में पूछा जा चुका है। शोंगतोंग खर्चम 450 मेगावाट का है। और ये जो करचम है, करचम आपको पता ही है, जहाँ पे आपकी जो बसपा नदी है वो सतलुज में मिलती है, ठीक है, फाइन। बसपा और सतलुज का संगम पॉइंट है शोंगतोंग खर्चम। थोड़ा ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये करचम जो जगह है उसी के आसपास ही बना हुआ है, ठीक है, सतलुज नदी पे है, राइट। आगे रेणुका जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 40 मेगावाट का है, गिरी नदी पर है और यमुना बेसिन में आता है, ठीक है। थाना पलाव 191 मेगावाट का है। थाना पलाव इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये ब्यास नदी में बना है, ठीक है। कौन से जिले में आता है ये आप मुझे बताएंगे, मंडी में है या कांगड़ा में है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नकथन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है ये। और तौश नदी है जो कि ट्रिब्यूटरी है आपकी पार्वती की, तो तौश नदी पे बनाया हुआ है। 460 मेगावाट का, काफी चर्चा में है क्योंकि काफी ज्यादा देखेंगे आप तो सब यहाँ अभी तक जितने मैंने आपको बताया तो सबसे ज्यादा नखतन है, नखतन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तौश नदी पे और पार्वती इसकी ट्रिब्यूटरी है। मतलब ये चीजें आपने अच्छे से एग्जामिनेशन से कर लेनी, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। आगे है किशाऊ मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किशाऊ जो है ये टॉन्स नदी पे है, टॉन्स फर्दर आपकी यमुना में मिलती है, कालसी में, ठीक है। 660 मेगावाट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 660 मेगावाट टॉन्स यमुना, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एचपीपीएसएल के अंडर हैं, जैसे कि कशांग स्टेज 4 है, ये 48 मेगावाट पे है। जिस्पा अभी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस्पा आपको पता है कहाँ पे है? भागा वैली में आता है, और ये भागा नदी पे ही है, 300 मेगावाट का है, ठीक है। और यहाँ पे पब्बर नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा चिनाब या भागा जो है आपकी फर्दर चिनाब आपकी जो है वो भागा और चंद्रा आपस में मिलती है, देन चिनाब की फॉर्मेशन होती है। तो ये यहाँ पे फॉर दिस मिस्टेक आई एम सॉरी। त्रिवेणी महादेव जो है आपका ये संगम है, एक तरह से त्रिवेणी बोला गया है। ये बिनवा और ब्यास का आपस में जो एक संगम पॉइंट है, बिनवा जहाँ ब्यास में मिलती है, तो वहां पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बन रहा है, मतलब अभी 72 मेगावाट का है। और बड़ा खंबा करके जो है ये किन्नौर में है, सोरंग एक नाला है, उसके ऊपर ये 45 मेगावाट का प्रोजेक्ट बन रहा है। सुरगानी सुंदला जो है ये आपका स्यू नदी पे बन रहा है, और रावी इसका बेसिन आ जाता है, 48 मेगावाट का है। तो ये मैंने इसलिए टाइम लिया इन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है पूछे जाते हैं आपके मेंस के कंटेक्स्ट पे भी, किसी के बारे में पूछा जा सकता है, किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, देखिए अब नेक्स्ट कुछ अदर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कुछ और जगह पे एचपीपीएसएल काम कर रहा है। जो सोलर प्रोजेक्ट है, बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट है, वो इसी के कंट्रोल में है, और ये 5 मेगावाट का है। 5 मेगावाट काफी ह्यूज एनर्जी है, ये भी एक तरह से काफी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये बेराडोल जो है श्री नैना देवी जी श्राइन है उसके पास में है, ये बिलासपुर जिले में आता है, और आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है बेराडोल के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, बेसिकली अगर हम पावर जनरेट तो कर रहे हैं लेकिन उसकी ट्रांसमिशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसमिशन के लिए भी हमारे पास हैवी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, उसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है, वी नीड इंजीनियर्स, ठीक है। तो उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट एक कॉर्पोरेशन काम कर रही है, दैट इज हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये भी आपने थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। दो मेन यहाँ पे जो फंडिंग दे रही है, ताकि सही तरह से जो है वो जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसकी सही तरह से ट्रांसमिशन हो हमारे स्टेट में अनइंटरप्टेड, ठीक है। तो दो ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स का आपने ध्यान रखना है, मतलब जो फंडिंग एजेंसी है उनका आपने ध्यान रखना है जो कि हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द इफेक्टिव ट्रांसमिशन। और साथ साथ में एक हमारे पास ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 1 प्रोजेक्ट है, जो कि जर्मनी का जो KfW बैंक है जर्मनी का, ठीक है, वो हमें इसमें हेल्प कर रहा है।
तो बेसिकली पर्पस मुद्दा यही है कि हम सही तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसकी सही तरह से ट्रांसमिशन करें ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। बहुत सारी इसमें टेक्निकल चीज़ें और भी होती हैं, इसलिए इस कॉर्पोरेशन की जो है रोल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ एजेंसीज मैंने फंडिंग एजेंसी बताई है, आपने थोड़ा ध्यान रखते हैं, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकते हैं। नेक्स्ट, हिम ऊर्जा जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी को लेके काम कर रहा है, ठीक है। कहाँ कहाँ से हम कैसे जो है वो एनर्जी बना सकते हैं, तो ये एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब 5 मेगावाट से बहुत बड़े प्रोजेक्ट इसके पास नहीं है। तो 5 मेगावाट के जो नीचे वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हिम ऊर्जा के पास आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ हाइड्रो पावर भी है और कुछ जो है बेसिकली ये ज़्यादा जो काम कर रहा है वो सोलर पावर या सोलर एनर्जी के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले अगर हम देखें जो कुछ अचीवमेंट्स हम देखें 2023-24 की बात करें तो सोलर फोटोवोल्टिक प्रोग्राम की बात करें, सोलर फोटोवोल्टिक प्रोग्राम, ये आपका मेंस में प्रश्न बन सकता है। आई एम टेलिंग यू कि हिम ऊर्जा के जो भी कुछ अचीवमेंट्स हैं, हिम ऊर्जा किस तरह का काम कर रहा है, इसके बारे में लिखिए, तो ये आपका मेंस के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन बन सकता है। सोलर फोटोवोल्टिक प्रोग्राम के तहत जो है ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स है वो इतने मेगावाट कैपेसिटी के हैं, ठीक है। जो रूफटॉप सोलर प्लांट्स हैं वो 1.862 मेगावाट के आसपास है, और जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है वो भी काम, मतलब उसके थ्रू भी काम चल रहा है। ऑफ ग्रिड का मतलब ये है कि जो कुछ ऐसे जो कि मेन ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये क्या है कि हो सकता है कि मेन ग्रिड के साथ जो ये ऊपर वाले प्रोजेक्ट्स हैं ये मेन ग्रिड के साथ कनेक्टेड है, जो कहीं ना कहीं आगे फर्दर जो है पावर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट ये एक ऐसा है जो कि ऑफ ग्रिड है, ऑफ रोड, मतलब जैसे हम ऑफ रोड बोलते हैं, तो जो कि ग्रिड भी लिखा है, ऑफ ग्रिड बोला हुआ है, मतलब ग्रिड से परे है। इसकी अपनी एनर्जी है और अपनी एनर्जी जो भी क्रिएट कर रहा है उसको फिर अपने हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मेन ग्रिड के साथ जो है करेक्ट, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्राइबल एरियाज पे, क्योंकि वो बहुत आपको पता है ट्राइबल एरियाज कैसे हैं, तो उनके जो टेरेन्स को देखते हुए, ठीक है, ये कुछ अलग तरह से इनिशिएटिव हिम ऊर्जा ले रहा है ताकि वहाँ पे जहाँ जहाँ तक भी बिजली नहीं पहुँच रही है वहाँ पे सोलर एनर्जी के थ्रू जो है बिजली जो है लोगों तक पहुँचाई जा सके, ठीक है। और कुछ स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम चल रहा है, आपको पता ही होगा कि जगह जगह पे स्ट्रीट लाइटिंग गाँवों में, पंचायतों में जो है वो हिम ऊर्जा के थ्रू जो है कि काम चल रहा है। और नंबर्स आप एक बार देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बस जो थोड़ा मेन से कंटेक्स्ट में है, ठीक है। प्रीलिम्स में बहुत कुछ खास ऐसे नंबर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और अगर हम डोमेस्टिक लाइट्स की बात करें तो घरों घरों में भी, मतलब घरों में भी मेन जो हाउस होल्ड्स है वहाँ पे भी सोलर एनर्जी को ये लेके आ रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सोलर होम लाइटिंग्स की इन्होंने की है अभी। 1691 इज द नंबर। सोलर थर्मल प्रोग्राम की हम बात करें तो जगह जगह पे जो आपने देखे होंगे कि हिम ऊर्जा काम कर रहा है। जो वाटर जो हमारे रहते हैं सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम जो हमारा रहता है घरों में हम इंस्टॉल करते हैं, तो उसके थ्रू भी ये हिम ऊर्जा अपना इफेक्टिव वर्क कर रहा है, ठीक है। और स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी हिम ऊर्जा काम कर रहा है जो 5 मेगावाट से कम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हिम ऊर्जा का। इतना ही था जो कुछ खास था। आपने पढ़ा इस पूरे चैप्टर में कि कितनी हमारी टोटल पोटेंशियल है। उसके बाद आपने हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के बारे में पढ़ा, उसके कुछ जो भी अचीवमेंट्स हैं और जो कुछ इनिशिएटिव हैं उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद आपने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में पढ़ा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो अंडर ऑपरेशन है या एग्जीक्यूशन स्टेज में है उनके बारे में पढ़ा आपने, और जो उसकी अचीवमेंट है उनके बारे में पढ़ा। और उसके बाद आपने हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो उसके बाद फिर फर्दर आपने हिम ऊर्जा के बारे में पढ़ा, राइट। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। और अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, दैट इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। आपको पता है हमारी जो लेबर फोर्स है और किस तरह का हमारा एम्प्लॉयमेंट सिनारियो चल रहा है, तो उन सब चीज़ों की जानने के लिए इस चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने ध्यान रखना है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ वो 1972 में हुआ, ठीक है। ये दो विंग्स में बेसिकली काम कर रहा है, एक इसकी लेबर विंग काम करती है और इसकी एक एम्प्लॉयमेंट विंग काम करती है। लेबर विंग का काम है कि जो भी हमारे पास मेन जो 28 लेबर लॉज है, लेबर लॉज है, उसकी सही तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर ध्यान देता है, ठीक है। और साथ में जो भी हमारे सही तरह से जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं लेबर और इंडस्ट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसके लिए भी ये डिस्प्यूट्स को भी क्या करता है कि एक तरह से जो है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए लेबर डिपार्टमेंट जो है इनके द्वारा जो है लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल जो है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं शिमला में, ठीक है, राइट। ताकि जल्दी से जल्दी जो भी डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व हो जाए। अगर लेबर और इंडस्ट्रीज के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स बनते हैं और सही तरह से इंश्योर चलते रहे इनके जो राइट्स हैं, ठीक है, तो वो ये इंश्योर करता रहता है लेबर डिपार्टमेंट।
एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट विंग जो है, वो जो भी इंपॉर्टेंट मार्केट इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉयमेंट के को लेके हमारे हिमाचल प्रदेश में, हाउ मैनी नंबर ऑफ पीपल आर द पार्ट ऑफ वर्क फोर्स, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, और उनकी रजिस्ट्रेशन जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है। तो इस तरह से जो है एम्प्लॉयमेंट विंग काम कर रहा है। साथ साथ में ये स्किल जो एक्विजिशन प्रोग्राम्स होते हैं स्किल एनहांसमेंट के लिए, तो वो भी काम करता रहता है, राइट। तो अब देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन से ध्यान रखने हैं। सबसे पहले अगर हम लेबर विंग की बात करें या लेबर पार्ट की बात करें, तो कुछ आपने इंपॉर्टेंट जो लेबर फोर्स इंडिकेटर्स होते हैं उनका ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पे बड़े अच्छे से मेंशन किया गया है कि यहाँ पे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, LFPR जो बोलते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। हम देखते हैं इसी मायने में हम जो है हम मेन हमारा किस तरह से सिनेरियो चल रहा है उन चीज़ों के बारे में हम पता लगाते हैं। अगर हम एक्टिविटी प्रोफाइल मतलब जो मेन वर्कर्स हैं, तो यहाँ पे देखना जो हमारा LFPR है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। अब देखिए कुछ अनएम्प्लॉयड पर्सन और एम्प्लॉयड पर्सन, एम्प्लॉयड जो कि एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, और अनएम्प्लॉयमेंट में वो जो कि देखिए जो कि जॉब लेना चाहता है, ठीक है, जो है जॉब सीख कर रहा है, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड है, तो वो यहाँ पे आते हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वो होता है जिसमें नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयड पर्सन है और डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो ये तो वर्कर्स प्रोफाइल की बात होगी। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अनएम्प्लॉयड लोगों की बात करें, तो इसमें पॉपुलेशन जो है अनएम्प्लॉयड, प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड जो है वो कैसे निकलता है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। और अगर हम नॉट इन दी लेबर फोर्स की बात करें, प्रोफाइल की बात करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से हमें पता चलता है एग्जैक्टली किस तरह से हम किस दिशा की तरफ चल रहे हैं। हमारा जो अगर ये बढ़ रहा है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, तो मतलब हम जो है गलत दिशा की तरफ चल रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने लोगों के एम्प्लॉयमेंट को लेके, ठीक है। तो ये निकलता है आपका नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन डिवाइड बाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इनटू 100, ठीक है। तो इस तरह के ये कुछ इंडिकेटर्स थे जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट अब बात करें हम LFPR की। हिमाचल प्रदेश का LFPR क्या है, एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने थोड़ा माइंड में स्टैट्स जो फैक्ट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रीलिम से, तो आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं। पहली बात अगर हम देखें तो हमारे पास जो है, हमारे पास यहाँ पर कितना है, गिव मी अ सेकेंड, हमारे पास यहाँ पर ये आ रहा है आपका 61.3, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, LFPR 61.3। और साथ में ये उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा एंड ऑल, इन सब से आगे है, इन सब से आगे है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम और बाकी स्टेट से जो है आगे हैं। हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें, कितना है 61.3, मैं दोबारा एम्फेसाइज कर रहा हूँ उसके ऊपर, एग्जामिनेशन से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वर्कर पॉपुलेशन की रेशियो की बात करें तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछा सकता है कितना है हमारा हिमाचल प्रदेश का, 58.6। तो दीज टू फिगर्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और साथ में देखिए रेस्ट ऑफ जो कुछ दिए हुए हैं वो सिर्फ कंपैरिजन के लिए, उनको आपने नहीं नोट इतना करना है। एंड देन आफ्टर दैट अगर हम आगे चलें, यहाँ पे वुमेन का भी दिया हुआ है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अगर हम फीमेल का बात करें तो 54.8, ओवरऑल देखें तो 58.6, अगर हम फीमेल का देखें तो 54.8। आगे भी हम एक फिगर्स के थ्रू जो है इनको देखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन चीजों को ध्यान से देखिए। जो हमारे हिमाचल प्रदेश का जो यूजुअल स्टेटस के अकॉर्डिंग, इसमें प्रिंसिपल स्टेटस और ये सब्सिडरी स्टेटस भी आ जाता है, जिसमें मतलब प्रिंसिपल स्टेटस होता है जो कि एम्प्लॉयड है पर्सन, ठीक है, और जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयड है। सब्सिडरी स्टेटस वो होता है, मान लो कि 30 दिनों तक भी किसी ने वर्क किया है तो उसको भी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में जो है वो रखा जाता है, ठीक है। तो अगर देखें तो सारी एजेस को, यहाँ पे ऑल एजेस है, LFPR ऑल एजेस, तो कितना है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का, दैट इज योर, यहाँ पे मेल का कितना है 64.7 और फीमेल का कितना है 57.9। अगर हम इसको प्लस करते हैं 57.9 डिवाइड बाई 2 करते हैं, इसकी एवरेज निकालते हैं, तो कितना आएगा 61.3, जो कि हमने पहले पढ़ा। तो ये LFPR यू शुड नो। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए, मेल फीमेल भी पूछ लिया जाए, तो वो भी आपको यहाँ पे नोट करके जाना है एग्जामिनेशन से, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि अब कंपटीशन थोड़ा राइज कर रहा है, तो अपने इन छोटे छोटे फैक्ट्स को, फिगर्स को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए आगे आगे क्या दिया है इन्होंने, LFPR बिटवीन 15 एंड 59 ईयर्स।
तो ऑल एजेस का भी कर लिया। और अगर हम 15 से लेके 59 ईयर्स तक की बात करें LFPR की, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो देखिए यहाँ पे कितना है हमारा ओवरऑल 81.3 है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने। रूरल और अर्बन यहाँ पे जो है क्लासीफाई किए हुए हैं, तो अर्बन का जो है आपके पास 63.6 है और रूरल का 83.4 है। ओवरऑल हम देखें तो 81.3 है, राइट। नेक्स्ट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो सिर्फ फीमेल की बात की है, मेल की हमने पढ़ ली कितनी है, 58 के आसपास है। मेल की 58 नहीं है, टोटल ओवरऑल देखें तो जिसमें मेल और फीमेल भी है 58 के आसपास है। अगर फीमेल की बात करें तो वो कितनी है, 54.8 है, ठीक है। इस डायग्राम से ये पता चल रहा है। बाकी कंपैरेटिव स्टेट्स आपके पास है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्या चल रहा है हमारे हिमाचल प्रदेश का स्टेटस क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे निकालना है वो हमने देखा कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, ठीक है, इनटू योर 100 करके हम जब चलते हैं तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकलता है। और कितना है, 4.4 है। ये आपने अच्छे से कर लेना है। ये 22-23 का और 21-22 का ये है, ठीक है, 4.4, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम फीमेल वर्कर्स की बात करें, देखिए तो सेल्फ एम्प्लॉयड कितनी है, 86 है। सेल्फ एम्प्लॉयड 86 है, ठीक है, 86 है। और आपके 12% जो है वो रेगुलर वेज, जो रेगुलर सैलरी मिलती हैं, और 2% वो हैं जो कि आपके पास जो है कैजुअल लेबर है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, बट थोड़ा इनको माइंड में रखिएगा क्योंकि सर्वे में इन फिगर्स को बड़े अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। हमने लेबर के बारे में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पढ़ना था, जो कुछ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है, ठीक है, उनके बारे में आपने मेनली ध्यान रखना है। और बाकी तो आपको पता है कि लेबर डिपार्टमेंट जो है वो इंश्योर करता है कि जो भी हमारे लेबर लॉज है उनकी सही तरह से इंप्लीमेंटेशन हो रही है, और किसी तरह के डिस्प्यूट्स जनरेट हो रहे हैं तो उन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो बाकी तो वो काम तो कर ही रहा है, बाकी जो स्टैट्स है वो आपने देख लिए। आगे फर्दर एम्प्लॉयमेंट विंग की बात करें तो देखिए जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस और इंफॉर्मेशन सर्विसेज की हम बात करें हमारे हिमाचल प्रदेश में कैसे डिसेमिनेट हो रही है, बाय द 3 रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। कैसे डिसेमिनेट हो रही है, बाय 3 रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। तो ये आपने अच्छे से माइंड में बिठा लेनी है चीजें, एग्जाम में ये पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और 9 डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है, और 2 जो है यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ब्यूरोज है। 65 आपके पास सब ऑफिस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है। एक आपके पास जो है वो सोशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, और एक आपके पास सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल है जो कि कहीं ना कहीं हमारे को क्या कर रहा है, जो हमारी मार्केट इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है और इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू जॉब सीकर। मिनिमम वेजेस के ऊपर हम बाद में फिर आते हैं। ये देखो ये भी एम्प्लॉयमेंट विंग का ही काम है, एक मिनिमम वेज को डिक्लेयर करना। और ये मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत जो है ये चीजें जो है की जाती हैं कि हम इंश्योर करते रहें, ठीक है। जो मिनिमम वेज है अनस्किल्ड लेबर का, तो कितना है ये 1 अप्रैल 2023 तक की बात करें, जो मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद जो वेज इंक्रीज हुए थे तो 350 से लेके 375 हुए थे, तो 375 रुपए फिलहाल अभी मिनिमम वेज, ठीक है। और ये 10,500 से लेके 11,250 पर मंथ हो गए थे, ठीक है, फाइन। तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। आगे अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है इस विंग के द्वारा, एम्प्लॉयमेंट विंग के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये इसने ये बताया है, ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर की है, बताया है कि टोटल जो एम्प्लॉयमेंट है हमारे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, टोटल एम्प्लॉयमेंट हमारे हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च 2023 तक इन पब्लिक सेक्टर वो कितनी है, वो इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ये 2,81,000, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं अभी तक, ठीक है, 31 मार्च 2023 तक। और प्राइवेट सेक्टर में कितने, 2,12,030। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इट इज योर एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, उसके तहत ये डेटा जो है इन्होंने फाइंड अप किया है। नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 4,472 है, और 232 जो है हमारे प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इस विंग का काम ये भी है कि जो हमारी जो अनस्किल्ड लेबर है उसको क्या करना है, स्किलफुल करना है, उसमें स्किल एनहांसमेंट करनी है ताकि उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये काम भी करता रहता है साथ में। तो वेकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम जो है ये भी साथ में इस तरह की सर्विस भी चल रही है। वेकेशनल गाइडेंस में ये होता है कि देखिए जो हमारे डिपार्टमेंट है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ITIs वगैरह हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज वगैरह, ये वेकेशनल कोर्सेज वगैरह लेके आता है, ठीक है। और बच्चों को जो अनस्किल्ड हमारा पार्ट है उसको ट्रेन कर रहा है, ठीक है, ताकि वो क्या हो, उनको एम्प्लॉयमेंट लेने में कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पे भी ये सारी चीजें जो मैं आगे बताऊंगा प्रीलिम्स में कम, मेंस में ज्यादा आपसे जो है पूछी जा सकती हैं।
कि किस किस तरह की इंप्लॉयमेंट असिस्टेंस और इन्फॉर्मेशन सर्विसेज जो है वो हमारी इंप्लॉयमेंट विंग जो है वो कर रही है, दे रही है, किस तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं रिसेंटली, किस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ऐसा मेंस में पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्टेटमेंट्स जो है वो हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वो भी आपने यहाँ पे देखते रहना, मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। जैसे जिन जिन के ऊपर मैं ज़्यादा हाईलाइट करूँगा वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल, जैसे कहा कि एक सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सेल है, जैसे सेल का काम क्या होता है, जैसे यूनिवर्सिटी में कोई एम्प्लॉयमेंट सेल होता है, तो इनका काम ये है कि जो भी हमारे जो लेबर है, जो अनस्किल्ड लेबर है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको एक तरह से जॉब दिलानी है। अगर उसको स्किल नहीं है तो स्किल देनी है, स्किल देने के उसको उनको प्लेसमेंट देनी है, प्लेसमेंट करवानी है, ठीक है। तो ये अपना काम कर रहा है, रिक्रूटमेंट का बेसिकली काम कर रहा है, अलग अलग जो है कैंपस इंटरव्यूज ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में इतना कर लिया, 5 जॉब फेयर जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किए और इतने जो है कैंपस इंटरव्यूज कराए, जिसमें से 6948 कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट हुए। तो ये भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल से बोला गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर स्पेशली एबल्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, जो कि स्पेशल एबल्ड पर्सन को जो है वो क्या कर रही है, उनको स्किल्स प्रोवाइड कर रही है और साथ में उनको जो है वो प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। मैंने कहा कि यहाँ से प्रीलिम में मैं खास जो होगा पॉइंट परफेक्ट वो आपको बताऊंगा, लेकिन मेंस के कंटेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। स्किल डेवलपमेंट अलायंस स्कीम, ये अब यहाँ से प्रीलिम में पूछी जा सकती है बातें। अब ये पूरा का पूरा स्लाइड जो है ये पूरा प्रीलिम्स में काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मेंस से तो है ये, प्रीलिम्स में क्या चीज लेके जाओगे, पूछा गया एग्जाम में कि स्किल डेवलपमेंट अलायंस स्कीम के अकॉर्डिंगली जो है वो कितना जो है इसकी लेंथ है, तो मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर्स की है इस प्रोग्राम की, स्कीम की, ठीक है। और इसमें अलायंस दिया जाता है 1000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और साथ 1000 पर मंथ दिया जाता है 2 सालों तक। अगर किसी तरह की कोई ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में कोई यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है तो, और साथ में जो 1500 रुपये पर महीना उसके लिए जो कि स्पेशली एबल्ड है, 50% की जिसकी स्पेशल एबिलिटी है, ठीक है। और एक साथ में इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट अलायंस स्कीम भी है, 2018 में ये स्टार्ट की गई थी। इसका काम ये सेम वही है, ठीक है। अब ये वो है जो कि इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी जो वर्कर है वो अपनी स्किल एनहांस करना चाहता है, तो उसमें भी 1000 रुपये पर महीने के हिसाब से स्टाइफंड मिलता है, ठीक है। और 1500 रुपये जो कि स्पेशली एबल्ड है। ये तो होगी स्किल डेवलपमेंट अलायंस की, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है इंडस्ट्रीज में वो, ठीक है, और जो अपनी स्किल एनहांस करना चाहता है वो, ठीक है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी और सेक्टर में इन्वॉल्व है। और एक है अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस की, जो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ये तो स्किल को डेवलप करने के लिए है। ये है अनएम्प्लॉयड, जो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको भी एक तरह से 1000 रुपये भत्ता मिल रहा है, 1000 रुपये पर महीने के हिसाब से। और जो स्पेशली एबल्ड उनको 1500 रुपये दिया जा रहा है। ये भत्ते की बात हो रही है, अनएम्प्लॉयड अलायंस की बात हो रही है। तो ये थोड़ा प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी इन्होंने स्टैट्स दिए हुए हैं जिलों जिलों में कि कैसे कैसे जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि यहाँ पर बिलासपुर जिले में इतनी रजिस्ट्रेशन हुई, टोटल रजिस्ट्रेशन अभी इस साल में 1,09,083 के आसपास हुई। वैकेंसीज इतनी नोटिफाइड की गई थी और साथ में प्लेसमेंट इतनी हुई, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। और साथ में लाइव रजिस्ट्रेशन, मतलब टोटल अभी तक की रजिस्ट्रेशन जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में, सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में 7 लाख के आसपास है, 7,40,000 के आसपास है। तो थोड़ा बहुत अपने ध्यान रखना है, यहाँ से ये जो फैक्ट्स हैं इनका ध्यान रखना है। और चांसेस जो है वो बहुत ही रेयर है, लेकिन ये जो फिगर है कि हाँ भी अभी तक की इस फाइनेंशियल में कितनी रजिस्ट्रेशन हुई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में, तो वो 1 लाख के आसपास, और लाइव रजिस्ट्रेशन कितनी है तो इतनी हुई। तो इनको थोड़ा आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, ठीक है। अब ये भी इसका भी मेन इंपॉर्टेंट काम ये है कि अलग अलग तरह से जो है डिफरेंट सेक्टर्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, और कुछ और हमारी जो नेशनल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनके साथ टाई अप करना, और हमारी अपनी जो लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, उसको ट्रेन करना, या कोई स्किलफुल है तो उसकी स्किल को एनहांस करना, ठीक है, ताकि उसको अच्छी तरह से जो है एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ मिले। तो ये हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम कब सेटअप हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो दैट इज ऑन योर 14th of your September 2015, ये ध्यान रखना, ठीक है, अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013। और ये अभी 2 बड़े मेजर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। पहला है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी असिस्टेड हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसको बोला गया है, और एक है स्टेट मैनेज्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये 2 मेन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें से अगर हम देखें आगे जो फर्दर जो एडीबी असिस्टेड है,
ठीक है। तो उसमें सबसे पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एस्टेब्लिश किया गया है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाकना घाट में, यहाँ पे बेसिकली होटल और जो आपका होटल एंड ऑपरेशन है आपका, इसके ऊपर ज़्यादा जो है फोकस किया गया है, ठीक है। ट्रेन किया जा रहा है जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में आना चाहते हैं, तो उनकी स्किल्स को एनहांसमेंट, स्किल्स को लेके जो है वो एनहांसमेंट की जा रही है, ठीक है। तो ये है, और भी बाकी कुछ और एक दो कैटेगरीज और भी इसमें जो है लाई गई हैं। डोमेन ऑफ ट्रेनिंग जो हम बोलते हैं, तो डोमेन ऑफ ट्रेनिंग जो है इसकी बेसिकली डील करती है होटल एंड ऑपरेशन के ऊपर। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स में, आईटीआईज में। ये भी एडीबी असिस्टेंट मतलब आईटीएस में शॉर्ट टर्म कोर्सेज एचटीज होंगे। मान लो कि भाई अब हमने किसी चीज़ के बारे में सीखना है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मान लो कि आईटी का टाइम आ रहा है, मतलब कोई आईटी में कोई कुछ कर रहा है, छोटा मोटा कोर्स कर रहा है, कोई प्रोग्राम कर रहा है, या कोई मैकेनिकल इसमें कर रहा है, तो क्या कुछ किस तरह के रिसेंट चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको लेके शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जो है वो करवाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि उनकी स्किल्स बढ़े। और जहाँ जो अभी मेन मार्केट में किस तरह की डिमांड है, किन स्किल्स की डिमांड है, तो उस तरह से उनको जो है जॉब लेने में कोई मुश्किल ना आए, ठीक है, फाइन। ग्रेजुएट एड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम से ये भी कुछ इसका मकसद भी यही है कि जो ग्रेजुएट होते हैं, जो ऑलरेडी मान लो किसी ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर ली है, तो उसके रिगार्डिंग उनको अच्छे से पता है चीज़ें कि जो मार्केट में जो रियल रिक्वायरमेंट है, तो वो उसके साथ जो है प्रॉपर मैचअप कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं मैचअप कर रहा है तो ये ग्रेजुएट एड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाया हुआ है, जिसमें क्या है कि जॉब्स एम्फेसाइज, मतलब जॉब्स के ऊपर पूरी एम्फेसाइज की जाती है कि मार्केट में ये रिक्वायरमेंट है और आपको इन स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है। बैचलर ऑफ वोकेशन वीवॉक डिग्री प्रोग्राम्स ये चल रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी उनको लेके भी चल रहा है, उनको भी जो है वो ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है, जितनी भी हमारी स्पेशल एबल पर्सन है। अपग्रेडेशन ऑफ टूल्स, और हमारी डिफरेंट आईटीआईज में जो है या कहीं और जगह पे जो भी मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अगर टूल्स में और एनहांसमेंट हो सकती है तो उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है, ताकि बच्चों की स्किल्स इंप्रूव की जा सके। और टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज अक्रॉस द स्टेट, जिसके थ्रू जो है वो 6 सिटी लाइवलीहुड सेंटर को ओपन किया गया है, 7 रूरल लाइवलीहुड सेंटर को ओपन किया है, और 11 मॉडल करियर सेंटर को ओपन किया गया है। तो ये जो 6 और 7 और ये 11, ये जो भी नंबर ये हैं और ये जो लाइवलीहुड सेंटर्स हैं, इनका काम भी यही है कि स्किल्स की इन्हांसमेंट करना, और ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई जॉब लेने में कोई प्रॉब्लम ना है। तो इस तरह से ये भी चल रहा है, ठीक है, स्किल को इन्हांस करने के लिए। तो ये सारा के सारा एक तरह से मेंस के कंटेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, मेंस के कंटेक्स्ट में बेसिकली। और फिर भी अगर प्रीलिम्स में अगर कुछ चीज़ें ली जाए तो ये जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए, जैसे वाकना घाट मैंने हाईलाइट किया, ये प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, कि जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस है बाय एडीबी असिस्टेड प्रोजेक्ट के द्वारा जो भी किया गया, ये कहाँ किया गया, वाकना घाट में किया गया, राइट। सो अगर आगे चले, सो नेक्स्ट वन हमारा आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आती है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि अब ये तो हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, जो एडीबी असिस्टेड प्रोजेक्ट है वो क्या क्या कर रहा है वो उसको देख लिया। अब एक योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको 2 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। तो ये भी एक तरह से अपने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, और ट्रेनिंग, बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है, स्किल्स इन्हांसमेंट को लेके जो है वो तरह तरह के इनिशिएटिव कर रहा है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये साइन कर रहे हैं आईटीएस के साथ या कुछ और इंस्टीट्यूशन के साथ, ठीक है। तो ये भी एक तरह से इसका मेन मकसद भी यही है कि जो भी हमारे ऑलरेडी जो स्किल्ड लेबर है उसको ट्रेन करना, जो अनस्किल्ड लेबर है उसको भी ट्रेन करना फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोजेक्ट एक संकल्प है, ये भी ध्यान रखना, ये भी मेन कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड है, ये प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि ये जो संकल्प है ये किसके असिस्टेंस से जो है ये प्रोजेक्ट चल रहा है। काम वही है जो मैंने पीछे चीजें आपको बताई, ठीक है। तो स्किल्स की एनहांसमेंट करना है, स्किलिंग इकोसिस्टम जो है वो अक्रॉस द स्टेट जो है वो लेके आनी है, ठीक है, कि कहीं पे भी कोई भी हमारा जो ऐसा लेबर है वो ऐसा ना हो, पिछड़ा ना हो, और जिसके पास रिक्वायर्ड जो है वो स्किल्स हो जो कि मार्केट की डिमांड है, ठीक है। एंड देन एक हमारे पास हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के द्वारा इंग्लिश एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें इंग्लिश के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है, कुछ और स्किल्स के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। तो ये भी चल रहा है। और कुछ एमओयू साइन किए गए हैं आईआईटीआईज के द्वारा, ठीक है, फॉर ड्रोन सर्विसेज टेक्नीशियन ट्रेनिंग। तो कुछ इस तरह की जो है वो चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद आता है एक बोर्ड, हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड।
ये क्या कर रहा है, जितने भी हमारी जो पॉपुलेशन है, लेबर हैं जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनके वेलफेयर के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स जो हैं उनको फ़ायदे दिए जाते हैं, बेनिफिट दिए जाते हैं, उनको इंश्योर किया जाता है। उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है, कुछ किसी किसी हादसा हो जाता है, तो हर तरह से प्रोटेक्शन, उनका पीपीएफ एंड ऑल सब अकाउंट्स वगैरह ओपन कराए जाते हैं, पीएफ हो गया। तो मतलब जितने भी हो सकता है सारे अलग अलग तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। किसी के 2 बच्चे हैं तो उसके रिगार्डिंग उनको बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के बेनिफिट ये बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है। 2 मार्च 2009 को ये कंस्ट्रक्ट हुआ था, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने। इस बोर्ड की अहमियत काफ़ी है। और इसने भी रिसेंटली क्या किया है, उस बोर्ड ने रिसेंटली डेवलप किया है ई कामगार व्यवस्था। एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे कि भाई किसने एस्टेब्लिश किया। ई कामगार व्यवस्था जो है इज रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन या विच बोर्ड, तो यू शुड नो दैट दिस वेलफेयर बोर्ड। ई कामगार व्यवस्था जिसके ऑनलाइन पोर्टल है इन सारे के सारे वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए। टोटल अभी तक इस बोर्ड ने कितने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, 4,47,000 वर्कर्स को रजिस्टर कर लिया है। और उनको डिफरेंट डिफरेंट तरह से जो भी बेनिफिट्स वगैरह हैं जो वो डिजर्व करते हैं तो वो उनको दिए जाते हैं। फाइन। सो ये था पूरे के पूरे इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी। और इसी तरह से आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। आई होप जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई वो आपने अच्छे से माइंड में डाली होंगी। और किसी तरह कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी मिलेंगे। अगले जो चैप्टर्स हैं हमारा 13, 14 और हो सकता है मैं 15 चैप्टर को भी साथ में आपको आपके साथ डिस्कस करूं, तो बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है, एनवायरमेंट सर्वे को लेके, तो आप उसको भी साथ साथ में फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं साथ साथ में अपने आप को इवैल्यूएट भी करते रहिए कि आप चीज़ें आपको पता लग रही हैं नहीं लग रही हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेक्शन। आई होप कि आप सब ने अच्छी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई वो सीखी होंगी, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेक्शन। थैंक यू सो मच।